रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं तो दे कैन लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग आल्सो। ओके, तो अभी आप लोग में से कुछ लोगों को कोडिंग के बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं चलती है कोडिंग के बारे में, और कोई छोटे बच्चे से लेके बड़ा इंसान भी ये चीज अगर समझता है तो उनको आगे जाके कोडिंग बहुत इजी लगने लगती है। ओके, सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या मराठी बोलते हैं, तो ये सब लैंग्वेजेस में अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी इंग्लिश में होता है, हिंदी और मराठी में 12 खड़ी जिसको हम बोलते हैं। तो आप सोचो, कंप्यूटर तो एक मशीन है, जैसे स्कूल में हमने पढ़ा है, कंप्यूटर तो एक मशीन है, और मशीन को इंग्लिश तो आती नहीं है, राइट? मशीन, अभी आप कोई रोबोट को ले लो या वॉशिंग मशीन या कोई भी गाड़ी का इंजन है, वो भी एक मशीन है, उसको इंग्लिश नहीं समझ में आएगा डायरेक्टली। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ में आती है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? आप बता सकते हो कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी। तो बाइनरी लैंग्वेज मतलब क्या? 0 और 1। ओके, तो 0 और 1 ये जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, लेकिन उसे ये कैसे पता चलता है कि जैसे कि अभी में एक कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में मैं अगर ए प्रेस करता हूं, ए, ओके, तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है कि ये ए किसी ने प्रेस किया है और ए को करना क्या है ए के साथ? कुछ आइडिया है आपको? अभी मैंने ए दबाया, कमांड्स होते हैं जो बताता है कंप्यूटर को क्या करना है, वो ऑलरेडी कोडेड होता है, और जो आप लिखते हैं वो 0 और 1 के बेसिस में हो जाते हैं जो ASCII कोड में है। ओके, तो अभी देखो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको मैं अच्छे से समझाता हूं कि अभी ये जो ए दबाया, तो कंप्यूटर कभी अपने मेमोरी में, देखो हमारा मेमोरी किधर है, हमारे ब्रेन में छोटे छोटे सेल होते हैं जिसमें हमको समझ में आता है और हम याद रखते हैं। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो भी लाइट बंद होती है और लाइट चालू होती है। तो लाइट जब चालू होती है उसको कंप्यूटर बोलता है 1, और लाइट जब बंद होती है तो उसको कंप्यूटर बोलता है 0। ओके, तो 0 और 1 की लैंग्वेज वो समझता है। तो लाइट कहाँ पे होती है? जो छोटे छोटे हमारे मेमोरी में छोटे छोटे बल्ब होते हैं। अभी जैसे मेमोरी किधर होती है सीपीयू की, कंप्यूटर की, उसका जो हार्ड डिस्क होता है या रैम होता है या रोम होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें अगर करंट गया, अगर लाइट है तो वो 1 है, अगर वहां पे लाइट नहीं गई तो वो 0 है। ओके, तो वो 0 और 1 की भाषा समझता है। लेकिन अगर हमको ए को स्टोर करना है, ए कैपिटल ए, तो वो ए को 0 1 की लैंग्वेज में एनकोड करता है। एनकोड, एनकोड बोले तो हम बोलते हैं ना कि कोडिंग थोड़ा इसको समझ में ना है, वैसी कोई लैंग्वेज में एनकोड करके इससे बात करो। तो वो क्या करेगा, ए के जगह पे 0 1 0 1 का कॉम्बिनेशन यूज करेगा। जैसे कि अभी मैं बोलता हूं कि ए को लिखना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, 0 0 0 1 1 0 0 0, और वो याद रखेगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो मैंने उस जगह पे ए लिखा है। तो वैसे ही बी के लिए अलग है, सी के लिए अलग है, डी के लिए अलग है, याद रखने की जरूरत नहीं है। 0 0 0 1 1 1 0 0 0, सपोज ये जो है ये हो सकता है
कोई दूसरे कैरेक्टर के लिए हो, जैसे डी के लिए हो, एम के लिए कुछ और होगा। फिर वैसे ही हमारे कीबोर्ड में बहुत कुछ होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर अलग अलग चीज है, जैसे कि कॉमा है, फुल स्टॉप है, सेमीकोलन है, ब्रैकेट है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए एक 0-1 का 8 डिजिट का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाऊं तो कुछ लोगों को पता होगा, जैसे कि अगर जिसने कोडिंग सीखा है उसको थोड़ा बेसिक आइडिया है, जैसे कि अर्नव को आइडिया है, लेकिन अविक को मैं समझाता हूं कि वो कैसे पता कर सकते हैं हम लोग। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोगों को दिखेगा तो बताना। एक मिनट। ओके, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? एक मिनट। नहीं सर। एक मिनट, कुछ इश्यू है। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है? यस सर। ओके, तो अभी देखो अर्नव और अविक, अभी ये जो मैंने बताया ना आपको, देखो यहाँ पे छोटा ए, स्मॉल ए के लिए वो क्या करता है, यहाँ पे इस तरीके से 0110001 लिखता है। फिर बी के लिए देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर बड़े कैपिटल ए के लिए देखो यहाँ पे है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो एक 1 जो है इसको बिट बोलते हैं, बिट। फिर अगर हम 8 बिट्स को इकट्ठा करेंगे, 8 बिट्स इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट। बाइनरी। ओके, तो एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए उसको 1 बाइट लगता है। अभी आपने अगर कोई पेन ड्राइव खरीदी है, कभी पेन ड्राइव खरीदते हो तो आप उसको, उसमें क्या लिखा रहता है, कितना जीबी का पेन ड्राइव होता है, 64 जीबी, 32 जीबी। तो 1 गीगाबाइट इक्वल टू, अभी ये 1 बाइट है, तो 1 गीगाबाइट इक्वल टू 10⁻6 या 10⁻9 जो भी है, वो याद रखने की जरूरत नहीं, आप गूगल कर सकते हो। तो 1 बाइट, ये 1 बाइट है। ऐसे 10 लाख बाइट अगर आप करोगे तो 1 जीबी होगा सपोज। ओके, उतनी मेमोरी एक छोटे से पेन ड्राइव में होती है। तो आप सोचो कि 10 लाख टाइम अगर आपको ए लिखना है तो आप लिख सकते हो उस मेमोरी में। लेकिन कंप्यूटर हमेशा 0101 को स्टोर करेगा। आप कुछ भी दबाओ, अभी मैंने सपोज यहाँ पे मेरा नाम दबाया, अभी मेरा नाम विजय है, तो अगर मैं वी लिखूंगा तो पहले ये स्टोर करेगा, नीचे का वी का एनकोडिंग 86 नंबर है, देखो वी के लिए वो स्टोर करेगा, फिर आई स्टोर करेगा। लेकिन वो इतना फटाफट करता है ना कि हमको समझ में भी नहीं आता कि इतना फटाफट एनकोडिंग कैसे होता है। तो सबसे पहली कोडिंग ये है, सबसे पहला कोडिंग क्या है कि जो भी हम प्रेस करेंगे उसको वो
बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है या एनकोड करता है और मेमोरी में स्टोर करता है। लेकिन अभी आप मुझे बताओ कि मुझे तो कंप्यूटर को अलग अलग काम करवाना है, बड़ा बड़ा काम करवाना है, तो क्या मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि प्लीज टेल मी द एडिशन ऑफ 5 and 2? अगर मुझे कंप्यूटर को बोलना है 5 + 2 करो, तो क्या इस तरीके से हमें बोलना चाहिए? ओके, नॉर्मली लिख देंगे तो हाँ, तो अभी आप मेरे को बताओ, पहले के बहुत पहले जब कंप्यूटर बना था तब ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें लोग ऐसे पूरे सेंटेंस लिखते थे, प्लीज प्लीज गिव मी द टोटल ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 500। पहले जो लैंग्वेज बनती थी बहुत पहले, आज से 40 साल 50, मतलब जब कंप्यूटर बहुत नया आया था, तो ऐसी लैंग्वेज में पूरी स्टोरी लिखनी पड़ती थी। तो जैसे ये इंग्लिश है, वो क्या करता था, हम इंग्लिश में लिखते थे, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता था कि करना क्या है। फिर धीरे धीरे मॉडर्न लैंग्वेजेस आने लगी। तो सबसे पहले मॉडर्न लैंग्वेज जिसमें दुनिया को बदला, उसको हम लोग सी लैंग्वेज बोलते हैं, सी। ओके, तो सी लैंग्वेज कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको सी लैंग्वेज अगर प्रैक्टिस करनी है, देखो अभी जैसे कि अर्णव ने शायद C++ भी सीखा है, लेकिन सबसे पहली लैंग्वेज जो बनी थी वो सी लैंग्वेज थी, और सी में से C++ बना, फिर C++ में से जावा बना, फिर जावा में से पाइथन बना, फिर दुनिया भर की लैंग्वेज बन गई। आजकल जो वेब प्रोग्रामिंग होती है और जो मोबाइल में जो प्रोग्रामिंग जो एपीआई होता है, वो सब सी के ऊपर से बना है। अगर आपको सी के हर एक कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हैं। आपको पता है, जो मशीन लैंग्वेज जो होती है, जो फास्ट, सबसे फास्ट प्रोसेसिंग करनी होती है, वो सब सी में होती है। अगर आप उसको जावा में करोगे तो वो स्लो हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आपने कभी शेयर मार्केट का वो देखा है? शेयर मार्केट में जैसे ही कोई शेयर खरीदता है और आपके कंप्यूटर में वो शेयर का प्राइस किसी ने खरीदा, तो वो ओवरऑल शेयर मार्केट का नंबर ऊपर नीचे होता है। तो किसी ने तो प्रोग्रामिंग की होगी, राइट? लेकिन इतनी फास्ट प्रोग्रामिंग कि किसी ने वहां पे शेयर खरीदा और आपके इंटरनेट पे ऑटोमेटिक वो नंबर ऊपर नीचे होता है। आपने कभी वो देखा है, जैसे कि क्रिकेट का स्कोर है, ओके, तो क्रिकेट के स्कोर में अगर किसी ने 4 मारा तो कोई मैन्युअली उधर +4 नहीं करता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या करता है, 4 मारा, किसी ने चलो 4 गया तो कोई तो मैनुअल इनपुट जाएगा, लेकिन आपके टीवी पे जो स्कोरबोर्ड अपडेट होता है, तो ये जो फास्ट प्रोसेसिंग वाले जो मेथड है वहां पे सी यूज होता है, क्योंकि सी जो है वो कंप्यूटर आपके मशीन से बहुत करीबी है। जितना करीब है उतना फास्ट। देखो आप गेम खेलते हो, तो गेम में आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चलाते वक्त अगर आपने बटन दबाया और या कुछ मूवमेंट किया और आपका फोन टाइम ले रहा है, तो समझ जाओ कि अभी देखो अलग अलग गेम, कोई गेम बहुत फास्ट होती है, कोई स्लो होती है, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, किसी का नहीं है। तो जिस प्रोग्रामर ने बनाया है उसने कितने कम मेमोरी यूज करके वो गेम बनाई है और कौन से लैंग्वेज में बनाई है, वो मैटर करता है। ओके, तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो जो लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से करीब है वो फास्ट है। अभी जैसे कि मैं इंजीनियरिंग में हम लोग डायरेक्ट सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देते थे, तो वो लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन मशीन लैंग्वेज को लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना सिंपल नहीं होता। तो उसका ऊपर का वर्जन कौन सा है? सी।
देखो इसमें ये दिख रहा है आपको। अभी मुझे कंप्यूटर को बोलना है कि मुझे मेरा नाम लिखो। अभी जैसे मेरा नाम टाइप करना है। ओके, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ओके, तो इसमें हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ विजय। ओके, और इसको एंड किया हमने। अभी इसको ऑनलाइन रन करना है तो नीचे रन का बटन है। लेकिन अभी ये लैंग्वेज भी तो मशीन लैंग्वेज नहीं है, ये 0101 की भाषा नहीं है। तो इसको कंपाइल ट्रांसलेट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, और फिर कंप्यूटर समझता है और फिर आउटपुट दिखाता है। तो हमने उसको सिर्फ एक ही काम बोला है कि तुम प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? जो भी इसके अंदर लिखा है डबल कोट के अंदर। अगर विजय लिखा तो विजय आएगा। देखो अभी रन करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये आउटपुट स्क्रीन है हमारा। ये जो std आउट लिखा है ना, वो आउटपुट का स्क्रीन है। और यहाँ पे मैंने लिखा विजय ओके, इसको फिर से एडिट करना पड़ेगा। फिर विजय अर्णव एंड अविक, ऐसा अगर हम लिखते हैं और इसको फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले वो कंपाइल करता है। देखो कंपाइलेशन, रनिंग और उसके बाद सक्सेस। अभी देखो ये कितना मेमोरी ले रहा है ये प्रोग्राम, वो भी उसने टाइप किया। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे उसने लिख दिया विजय अर्णव और अविक एंड अविक। अभी मुझे कंप्यूटर से थोड़ा मुश्किल काम कराना है, जैसे कि मुझे आपका एज बताओ। अभी देखो मेरा एज है सपोज 38। आप दोनों का एज बताओ। ओके, आपने ऑलरेडी बताया 16 कि एक का 13 है और एक का 16 है। ओके, तो मुझे तीनों की एज को प्लस करना है, तो थोड़ा मुश्किल काम है कंप्यूटर के लिए। तो मुझे टोटल एज पता करनी है, ठीक है, हम तीनों की। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरे जगह पे कोई और आ गया तो उसकी एज कुछ और हो सकती है, राइट। अभी मेरी एज 38 है, लेकिन मेरे जगह पे कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसकी एज बदल सकती है। तो जिसकी एज बदल सकती है, जो कंप्यूटर को नहीं पता, तो ऐसी चीज को अगर स्टोर करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, जो कभी भी बदल सकता है। जैसे देखो अभी आपकी एज 13 साल है, अगले साल आपकी एज कितनी होगी? 14 ईयर्स। लेकिन आपने कभी सोचा है आपके स्कूल के कंप्यूटर में आप जब स्कूल ज्वाइन किए थे तब आपकी एज एक बार उन लोग ने डाल दी थी कि ये बच्चा 6 साल का है, लेकिन आज उसके कंप्यूटर की रिकॉर्ड में आपकी एज वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखाएगा 16। ये कैसे होता है? क्योंकि वो क्या करता है, एक वेरिएबल में आपकी एज को स्टोर कर देता है, और वो वेरिएबल का लोकेशन आपके कंप्यूटर की मेमोरी में फिक्स है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल मेमोरी लोकेशन। तो जो बदलता रहता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। अभी कंप्यूटर में, जैसे अभी आपने मैथ्स में सीखा था, जब हम सर्कल का डायमीटर निकालते हैं, सॉरी सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? पाई आर स्क्वायर। तो वो पाई जो होता है ना, पाई, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, राइट।
कुछ तो 22.7 या ऐसा कुछ उसकी वैल्यू है, तो वो तो कांस्टेंट है, वो बदलता नहीं है। तो कांस्टेंट को भी आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो और वेरिएबल को भी स्टोर कर सकते हो। अभी जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, a प्लस बी प्लस ओके a प्लस बी प्लस सी, और इस सी लैंग्वेज में देखो, हर एक लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में माय नेम इज विजय, तो उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि सेंटेंस सामने वाले स्टॉप को कर समझ में देते। आए कि सेंटेंस खत्म हो गया है, राइट, सेंटेंस एंड हो गया। तो कंप्यूटर को भी समझ में आना चाहिए कि आप एक सेंटेंस लिखते हो, वो सेंटेंस एंड कैसे होता है। तो सी लैंग्वेज में सेंटेंस कैसे एंड होता है, सेमीकोलन। सेमीकोलन दिखेगा तो वो समझ जाएगा कि सेंटेंस एंड हुआ है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज बराबर नहीं आती और आप भूल गए, तो उसको समझेगा नहीं, कंप्यूटर को भी नहीं समझेगा कि भाई क्या गड़बड़ की है। देखो अभी एरर आएगा, अभी हम लोग रन करते हैं। ओके, तो देखो बहुत दुनिया भर का उसने रोने लग गया, वो एरर एरर मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, कुछ तो मुझे कॉमा चाहिए, सेमीकोलन चाहिए, कुछ तो चाहिए। इसकी भाषा शुरुआत में समझना थोड़ा जरूरी है कि ये क्या बोलना चाहता है। ओके, तो जैसे इंग्लिश में रूल है कि सेंटेंस के एंड में कॉमा फुल स्टॉप लगाओ, तो यहाँ पे रूल क्या है, हर एक सेंटेंस के एंड में सेमीकोलन लगाओ। देखो अभी मैंने लगाया, और a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, c एक वेरिएबल है। देखो इससे पहले प्रोग्राम ने जो जगह ली थी वो कम थी, 4952 KB किलोबाइट। अब देखो उसका कितना जगह सॉरी लेता है। सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अपने 13 सेमीकोलन नहीं डाला है आपने। हाँ खुद देखो यहाँ पे भी डाला। गड़बड़ है, यहाँ पे भी गड़बड़ है, तो यहाँ पे सेमीकोलन डालना जरूरी है। ओके, तो अभी हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे। अभी देखो पहले वो कंपाइल करेगा, मतलब ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में। देखो कंपाइलेशन हो रहा है, फिर रन कर रहा है। अभी देखो मेमोरी थोड़ी बढ़ गई, 4652 के जगह पे 4692 ले रहा है, क्योंकि हमने 3 वेरिएबल बनाए, और हर एक वेरिएबल कितने बाइट लेता है, 4 बाइट ले सकता है। सी लैंग्वेज में 4 बाइट लेता है या 2 बाइट लेता है, वो डिपेंड करता है कि आपका कंपाइलर कौन सा है, मतलब ट्रांसलेटर कौन सा है। अलग अलग ट्रांसलेटर आते हैं, सी के भी अलग अलग ट्रांसलेटर है मार्केट में। ओके, तो वो डिटेल में भी हम आगे के सेशंस में कभी समझेंगे कि सी लैंग्वेज के भी अलग अलग ट्रांसलेटर कौन से हैं मार्केट में, कौन पैसा दे के सी का ट्रांसलेटर बेचता है, कोई कौन फ्री में बेचता है। हर एक लैंग्वेज के ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर अलग अलग होते हैं, इसका भी लोग बिजनेस करते हैं। ओके, तो अभी ये सर INT मतलब क्या होता है? हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, INT मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी देखो मुझे आपकी एज स्टोर करनी है, तो कंप्यूटर में आपके स्कूल में आपका नाम भी स्टोर होगा, राइट, आपकी हाइट भी स्टोर होगी, और भी कुछ स्टोर हो सकता है। तो कंप्यूटर को समझ में आना चाहिए कि जो भी हम स्टोर करना चाहते हैं वो कौन से टाइप का कैरेक्टर, कौन से टाइप का वैल्यू है। अगर वो नंबर है तो नंबर कौन सा है, इंटीजर है या कोई डेसिमल वाला नंबर है। जैसे कि अभी मैं बोलता हूं कि आपकी हाइट है 4.5, तो वो डेसिमल वाला नंबर है, राइट, तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर हम बोल देंगे कि तुम इंटीजर नंबर स्टोर करो जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, सिंपल नंबर है 38, 45, तो वो समझ जाता है, और उसकी रेंज भी होती है। मतलब छोटा नंबर, अगर आपको करोड़ रुपए वाला नंबर स्टोर करना है तो इंट में नहीं आएगा, उसके लिए फिर अलग है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल होते हैं अलग अलग टाइप के, जो हम लोग डिटेल में सीखेंगे समझेंगे। लेकिन सिंपल नंबर को स्टोर करना है तो
इंटीजर, ओके, और सबका टोटल भी हम इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं, ओके। अभी इसको प्रिंट कैसे करें? देखो यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही कुछ तो लिख दिया, उसने ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख दिया, लेकिन अब उसको दिमाग लगाना प्रिंट करके आप ब्रैकेट में डालो, उसके बाद वो जो हाँ। है ये क्या बोलते हैं डबल कोट, ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ टोटल, हाँ, अभी मैं इसको एडिट करता हूं पहले, ओके। अभी ये एडिट करने के लिए पहले इसको कॉपी करके रखें ताकि ये चला ना जाए। तो इसमें प्रिंट करना है मुझे टोटल एज ऑफ 3 पीपल सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ तो सेमीकोलन ये लिखता हूं। अब मुझे ना इसका वैल्यू लिखना है, तो कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि मुझे वेरिएबल का वैल्यू लिखना है? एक तो उसको टोटल मारना है, पहले तीनों को प्लस करना है और फिर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर की भाषा में एन्कोडिंग है %d। %d का मतलब यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर लिखना है, ओके, मतलब कोई डिजिटल नंबर लिखना है। तो ऐसा एक एन्कोडिंग है सी में, सी प्रोग्रामिंग में। फिर कौन से वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है, वो कॉमा देने के बाद वो वेरिएबल का नाम आपको लिखना है। अगर आप यहाँ पे गलत वेरिएबल का नाम लिखोगे तो वो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू क्या है? 38। जिसका भी वैल्यू का वेरिएबल का नाम लिखो वो वैल्यू प्रिंट करता है। लेकिन आपको तो तीनों का टोटल लिखना है, तो आप यहाँ पे टोटल एज वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, ओके। अभी ये प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे। ओके, अभी देखो पुराना आउटपुट जा नहीं रहा है, तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं और फिर से रन करते हैं। कंपाइल किया, रन किया और सक्सेस आया। देखो मेमोरी थोड़ी बढ़ गई, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और अभी देखो उसने टोटल प्रिंट किया 67। तो ये जो वेरिएबल है ये कंप्यूटर की मेमोरी में अलग से स्टोर्ड है, ये भी अलग से स्टोर्ड है, ये भी अलग से स्टोर्ड है। वो क्या करता है ना, उस मेमोरी में जाता है, उधर जो वैल्यू है उसको उठाता है, फिर बी के मेमोरी पे जाएगा, उधर जो वैल्यू है उसको उठाएगा, सी के जगह पे जाएगा, तीनों को प्लस करेगा और टोटल को प्रिंट करेगा। तो ये सब सी की एन्कोडिंग जो हम कंपाइल करते हैं ना, जब कंपाइल प्रोसेस में क्या होता है, वो सी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है, फिर उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, फिर जो आउटपुट आता है उसको फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और दिखाता है। लेकिन इतना फास्ट होता है ये कि हमको समझता नहीं, ओके। अभी ये तो बहुत सिंपल प्रोग्राम लिखा है हमने। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम, जैसे कि आपको गेम बनानी है, अगर आपको गेम बनानी है तो आप उसमें अलग अलग रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग से ड्रॉ कर सकते हो, ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें धीरे धीरे आप सीख के कर सकते हो, ओके। तो आज के सेशन में हमको बेसिक समझना था कि सी प्रोग्रामिंग। अभी देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे हम समझेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है। फिर वेरिएबल तो आपको समझा, फिर आपने अभी इसमें बहुत कुछ होता है, ये मेन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं। अभी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन क्यों बनाना पड़ता है। फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फिर उसमें भी दुनिया भर के पॉइंटर्स। तो ये जो कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आपको सीखनी है, समझनी है, और मेरी भाषा अगर आपको समझ में आती है, तो हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि मैं बेसिक से लेके लोगों को कोडिंग को क्लियर करवाता हूं, ताकि आगे आप कोई भी लैंग्वेज सीखो, आप आसानी से कोई भी लैंग्वेज को समझ सकते हो।
क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया, बेसिक क्या है, सी लैंग्वेज, सी से सारी लैंग्वेजेस बनी है। देखो आप कोई भी सी शार्प को भी देखो, आपको इसके जैसे ही दिखेगा, सी प्लस प्लस भी इसके जैसे दिखेगा, थोड़ा बहुत फर्क होता है पाइथन में, पर्ल में। देखो मैंने हर टाइप का अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया, लेकिन सबसे पावरफुल लैंग्वेज जो आज की तारीख में भी है वो सी है। और बड़ी बड़ी गेम्स भी अभी भी ऑब्जेक्ट सी में बनती है, जो आप गेम मोबाइल पे खेलते हो। देखो अभी ये मीटिंग एंड हो जाएगा, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग रीजॉइन कर सकते हो, और आगे के सेशंस अगर आपको कंटिन्यू ज्वाइन करने हैं तो आप मुझे कनेक्ट करो। मेरा नंबर है आप लोगों के पास? ओके, आपने ऑब्वियसली वो नहीं ग्रुप सर, में, एक मिनट सर, मैं ये समझा नहीं, आपने परसेंटेज डी क्यों लगाया है एंड में? ओके, ये जो है ये कंप्यूटर को समझाने का तरीका है कि यहाँ पे एक नंबर तुम्हें प्रिंट करना है, लेकिन वो नंबर की वैल्यू कहां से आएगी, वो क्या करेगा, इस वेरिएबल की मेमोरी में जाएगा। कंप्यूटर की मेमोरी में ये वेरिएबल स्टोर्ड है, उसकी वैल्यू को उठाएगा और ये %d के जगह पे रख देगा। ये ऐसी चीज है जैसे कि मैं बोलता हूं ना कि ये सीट पे आके कोई बैठने वाला है, लेकिन कौन आके बैठेगा, वो होटल में आप जाते हो ना, ये टेबल रिजर्व्ड है और यहाँ पे ये कुर्सी पे कोई बैठेगा, लेकिन कौन बैठेगा, जिसने वो रिजर्वेशन किया है वो कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर्ड है, उनके होटल वालों के कंप्यूटर में। फिर वो इंसान आएगा, उस टाइम पे बैठेगा, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। आज ये जगह पे ये इंसान ने रिजर्वेशन किया है, कल कोई और करेगा, राइट। अभी ट्रेन में आप जाते हो, आप ट्रेन की रिजर्वेशन करते हो, तो वो फिक्स नहीं होता है, आज जो सीट आपको मिली है कल किसी और को मिलेगी, तो वो वेरिएबल में स्टोर होता है कि आज ये सीट किसके नाम पे स्टोर्ड है, वही ट्रेन में कल कोई और जाएगा। समझ में आया आपको वेरिएबल की वैल्यू? तो